हेलो गाइस। तो पिछले सीडीपी के लेक्चर में आपने देखा होगा, मैंने बुद्धि के सिद्धांत के सभी जनकों के नाम बताए थे। और इसमें हम सिद्धांत को कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ना कि सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन करेंगे हम इस वीडियो में कि एक कारक सिद्धांत में होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि एक कारक सिद्धांत के जनक हमारे अल्फ्रेड बिने हैं। ठीक है, अब होता क्या है एक कारक सिद्धांत में, ये हम पढ़ेंगे। तो एक कारक सिद्धांत बुद्धि का सबसे प्रारंभिक सिद्धांत माना जाता है। तो बुद्धि की जो प्रारंभिक सिद्धांत जो माना जाता है वो एक कारक सिद्धांत को माना जाता है। सबसे प्रारंभिक सिद्धांत जो है इसे अल्फ्रेड बिने ने दिया था। बिने का मानना था कि बुद्धि एक ऐसी सामान्य मानसिक शक्ति है। बिने का क्या कहना था कि बुद्धि एक ऐसी सामान्य मानसिक शक्ति है जो व्यक्तियों के सभी कार्यों को प्रभावित करती है। उनके कहने का मतलब यह था कि बुद्धि, एक उन्होंने टर्म यूज किया बुद्धि। तो बुद्धि एक ऐसी सामान्य मानसिक शक्ति है। बुद्धि एक ऐसी मानसिक शक्ति है, सामान्य मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के सभी कार्यों को प्रभावित करती है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति किसी की बुद्धि उच्च है तो वह लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेगा, और यदि उसकी बुद्धि कम है तो वह अधिकांश कार्यों में कमजोर रहेगा। सीधे सीधे उनका कहने का मतलब यह था कि अगर जो कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है उसकी बुद्धि उच्च होगी तो वह लगभग हर कार्य में अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन अगर उसकी बुद्धि कम है तो वह अधिकांश कार्यों में कमजोर रहेगा। ठीक है, उनका कहना यह था सीधे सीधे सिंपल वर्डों में। अगर आपकी बुद्धि उच्च है तो आप सब काम अच्छे से करोगे, अगर आपकी बुद्धि निम्न है तो आप अधिकांश काम करने में कमजोर रहोगे। सीधे सीधे अल्फ्रेड बिने का कहना था एक कारक सिद्धांत में। इस सिद्धांत में बुद्धि को एक अविभाज्य शक्ति माना गया है, अर्थात बुद्धि को अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता। तो जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है उसको अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को अलग अलग बांटों में, अलग अलग कार्यों में नहीं बांटा जा सकता। कोई कोई व्यक्ति अगर उसकी बुद्धि उच्च है तो वो अधिकांश कामों में अच्छा होगा, और किसी की बुद्धि कम है तो वो अधिकांश कार्यों में कमजोर होगा। ये किसका कहना था? हमारे अल्फ्रेड बेने महोदय का। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, यदि राहुल गणित में अच्छा है, यदि क्या है, राहुल गणित में अच्छा है तो वह विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान में भी अच्छा होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि एक ही है और वह सभी विषयों में कार्य कर रही है। ठीक है, ये उन्होंने उदाहरण के रूप से समझाया है। ठीक है, अल्फ्रेड बिने का स्टेटमेंट उदाहरण के रूप से समझाया है। उनके कहने का मतलब है कि यदि कोई बच्चा गणित में अच्छा है तो वह विज्ञान में भी अच्छा होगा, सामाजिक विज्ञान में भी अच्छा होगा, मतलब कि हर फील्ड में अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन लिमिटेशन क्या है? वास्तविक जीवन में कई विद्यार्थी गणित में अच्छे होते हैं लेकिन भाषा में नहीं, इसलिए यह सिद्धांत सभी परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं कर पाता। तो यहां पर बिने के जो एक कारक सिद्धांत है उसका खंडन होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई, फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर गणित में अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि वो आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि वो भाषा में भी अच्छा हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्या आप गणित में अच्छे हैं तो आप क्या हर चीज में अच्छे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आप गणित में अच्छे हो तो जरूरी है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसकी सीमा है। आगे बढ़ते हैं। अल्फ्रेड बिने के बाद आए द्विकारक सिद्धांत देने वाले हमारे स्पीयरमैन। कौन आए? स्पीयरमैन। पहले अल्फ्रेड बिने ने एक कारक दिया, फिर उसके बाद स्पीयरमैन आए, उनने द्विकारक सिद्धांत दिया। ठीक है, एग्जाम में पूछेंगे द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है स्पीयरमैन। इन्होंने बुद्धि को दो पार्ट में बांटा, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब है सामान्य बुद्धि और एस फैक्टर है विशिष्ट बुद्धि। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि को दो हिस्सों में बांटा, एक जी फैक्टर एक एस फैक्टर, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक में। ये कहते हैं कि सामान्य बुद्धि को ये कहते हैं कि यह वह बुद्धि है जो सभी प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त होती है। इसमें व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता, इसे व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता कहा जाता है। इनके कहने का मतलब यह है कि जो सामान्य बुद्धि है, जो सामान्य बुद्धि है, जो आपकी जो सामान्य बुद्धि रहेगी, ये वाला हिस्सा पढ़ रहा हूं मैं अभी। ये जो सामान्य बुद्धि आपकी जो रहेगी, ये वो बुद्धि रहेगी जो सभी प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त होती है। इसमें व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता, इसको क्या बोलते हैं? व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता कहते हैं। इनके कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति है
ठीक है। अगर वह बुद्धि सभी कार्यों के लिए प्रयुक्त कर रहा है तो वो कैसी है, उसके लिए सभी कार्यों को करने के लिए उसको उपयोग कौन सी बुद्धि करेगा, सामान्य बुद्धि का उपयोग करेगा। ठीक है, सामान्य सामान्य मानसिक क्षमता लगेगी कोई भी सामान्य काम करने के लिए। और अगर किस जी एस फैक्टर में बोल रहा है स्पीयरमैन कि यदि आपको कोई विशेष कार्य करना है तो उसके लिए आपको विशिष्ट विशिष्ट कारक विशिष्ट बुद्धि की आवश्यकता होगी। आइए हम थोड़ा उदाहरण से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। गणित का प्रश्न हल करने में सामान्य बुद्धि के साथ साथ गणितीय योग्यता एस फैक्टर मतलब कि विशिष्ट बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। स्पेयरमैन के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता हमें जी प्लस एस फैक्टर से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में हो, टीचर ने आपको एक गणित का सम दिया है और गणित के सम को सॉल्व करने के लिए आपको सामान्य बुद्धि भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, उसकी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी सामान्य बुद्धि, और लॉजिक भी लगाना पड़ेगा उसमें, जो कि हो गई विशिष्ट बुद्धि। समझ गए आप मेरा मतलब? स्पीयरमैन का सिद्धांत ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब आता है एक त्रिय कारक सिद्धांत। तो ये भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह मानना था कि केवल सामान्य और विशिष्ट कारकों से बुद्धि को समझाना पर्याप्त नहीं है, इसलिए स्पीयरमैन ने 3 स्तरों में समझा दिया बुद्धि को। अब पहले जी फैक्टर था, फिर एस फैक्टर, एक मिनट रुकिए, इसको सही से बना देता हूं मैं। पहले उन्होंने 2 कारक में जी और एस फैक्टर बताया, अब उन्होंने 3 फैक्टर बता दिए, जी एस और जी प्लस एस फैक्टर। ये कॉमन एरिया जो है जी प्लस एस फैक्टर, इसको समूह कारक ग्रुप फैक्टर में डाल दिया। ठीक है, तो समूह कारक उन योग्यताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो सामान्य प्रकार के कार्य में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर, सीधे सीधी बात है, इसमें इतना डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। तो 3 फैक्टर में क्या है, उसमें जी फैक्टर था, एस फैक्टर था। अब इसमें जो कॉमन एरिया इसने और जोड़ दिया, दोनों को साथ में, जी और एस फैक्टर का जो कॉमन एरिया है वो उसने 3 कारक सिद्धांत में बता दिया। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि भाषा से जुड़े कार्यों में शब्द ज्ञान, व्याकरण और लेखन क्षमता एक समूह कारक के रूप में कार्य करती है, मतलब कि एक ग्रुप में कार्य करती है। मतलब कि जैसे कि आप भाषा के कार्य कर रहे हैं, भाषा से जुड़े कार्य कर रहे हैं, तो भाषा में शब्द ज्ञान होगा, भाषा में क्या होगा, शब्द ज्ञान रहता है, व्याकरण रहता है और लेखन रहता है। तो जब अपन इन तीनों को इकट्ठा करेंगे तभी अपन वो कार्य में सक्सेसफुल होंगे, तभी वो कार्य सक्सेसफुल होगा। यह सिद्धांत स्पीयरमैन के सिद्धांत और थर्स्टन के सिद्धांत के बीच की कड़ी माना जाता है। अब इन्होंने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, स्पीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत में, तो जी फैक्टर और जी प्लस एस फैक्टर ये कॉमन एरिया हो गया। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये एग्जाम्पल पढ़ के भी सुना दिया कि अगर आप भाषा से जुड़े कार्य कर रहे हैं तो आपको शब्द ज्ञान, व्याकरण और लेखन तीनों को इकट्ठा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुकारक सिद्धांत पर चलते हैं। इसके जनक हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, और उन्होंने स्पीयरमैन के सामान्य कारक का विरोध किया। इन्होंने क्या किया, स्पीयरमैन के सामान्य कारक का विरोध किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। थॉर्नडाइक कहते हैं कि बुद्धि किसी एक शक्ति का नाम नहीं है, बुद्धि किसी एक शक्ति का नाम नहीं है। ये अपने बहुकारक सिद्धांत में क्या कह रहे हैं कि बुद्धि किसी एक शक्ति का परिणाम नहीं है, बुद्धि अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र योग्यताओं का समूह है। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब यह कि बुद्धि बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी है। इनका कहने का क्या मतलब है, जो बुद्धि है अपनी, वो बुद्धि बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी है। इनके सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं। इनके सिद्धांत जो है, जो बहुकारक सिद्धांत है, इसको बहुखंड सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको बहुतत्व सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको परमाणु सिद्धांत भी बोलते हैं, बहुतत्व सिद्धांत भी बोलते हैं, बहुतत्व सिद्धांत भी बोलते हैं, परमाणु सिद्धांत भी बोलते हैं, बालू का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। बालू का सिद्धांत भी किसको बोलते हैं हम? बहुकारक सिद्धांत को, थर्स्टन के। ठीक है, इनके कहने का मतलब यह है कि बुद्धि 1, 2, 3 कारक से नहीं मिलकर बनी, बल्कि अनेक छोटे छोटे कारकों से मिलकर हमारी जो है वो बुद्धि बनी है। अनेक छोटी छोटी कारकों, अनेक छोटी छोटी योग्यताओं से मिलकर हमारी बुद्धि बनी है। उदाहरण के तौर पर
कोई विद्यार्थी संगीत में बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन गणित में कमजोर होगा। इसी प्रकार कोई बच्चा खेलों में श्रेष्ठ होता है लेकिन भाषा में नहीं। इस सिद्धांत ने व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। व्यक्तिगत भिन्नता को समझाने में इस सिद्धांत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब कि जैसे कि आप हैं, आपका फ्रेंड है, तो आप दो व्यक्तियों की तुलना नहीं कर सकते। आप दो व्यक्तियों की तुलना कर क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक जो आपका फ्रेंड है वो गणित में बहुत अच्छा है, वो बहुत जल्दी सम्स को कैच कर लेता है और जल्दी से हल कर लेता है, जबकि आपकी उतनी क्षमता नहीं है गणित में। आप बाकी अन्य कार्य में अच्छे हैं, आप खेल अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब आपको गणित समझाई जाएगी तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, कैचिंग पावर थोड़ी सी स्लो रहेगी। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता है। हो सकता है आप खेलों में उससे बहुत अच्छे हैं, वो गणित में अच्छा है लेकिन आप खेलों में बहुत अच्छे हैं, और हो सकता है वो खेलों में अच्छा ना हो। ठीक है, समझ रहे हो आपकी बात? तो ये व्यक्तिगत भिन्नता को मतलब व्यक्तित्व भिन्नता जो है उसको समझाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? अपने थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत। तो जो समूह कारक सिद्धांत है वो किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। तो थर्स्टन ने कहा कि बुद्धि जो है कई प्राथमिक मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी होती है। तो इन्होंने 7 प्राथमिक योग्यताएं बताई। समूह कारक में इन्होंने 7 प्राथमिक योग्यताएं बताई। एक पहला है शाब्दिक योग्यता, दूसरा है शब्द प्रवाह, तीसरा है संख्यात्मक योग्यता, चौथा है स्थानिक योग्यता, पांचवा है स्मृति और छठवा है तर्क शक्ति। अब ये टर्म मैं आपको समझाता हूं। इसके लिए मैं आपके लिए ये टर्म समझाने के लिए एक नई पीडीएफ खोल रहा हूं, और उस नई पीडीएफ में मैं ये आपको पूरी टर्मिनोलॉजी क्लियर करता हूं अभी कि शाब्दिक योग्यता क्या है, शब्द प्रवाह क्या है। तो मेरे को 1 मिनट का समय दीजिए, मैं नई पीडीएफ खोल लूं जिसमें ये टर्मिनोलॉजी मैंने एक्सप्लेन की है। 1 मिनट वेट कीजिए थोड़ा सा। मैंने नई पीडीएफ खोल ली है। ये देखिए, इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम पढ़ रहे हैं समूह कारक सिद्धांत। तो समूह कारक सिद्धांत में थर्स्टन ने स्पीयरमैन के सामान्य बुद्धि के विचार का पूर्णतः समर्थन नहीं किया। उनका मानना था कि बुद्धि किसी एक सामान्य शक्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि जो बुद्धि है वो कई प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है। और जो समूह कारक सिद्धांत है इसमें थर्स्टन ने 7 प्रमुख मानसिक योग्यताएं बताई हैं। एक है शाब्दिक योग्यता, दूसरा है शब्द प्रवाह, तीसरा है संख्यात्मक योग्यता, चौथा है स्थानिक योग्यता, पांचवा है स्मृति, छठवा है तर्क शक्ति और सातवां है ग्रहण गति। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। तो शाब्दिक योग्यता क्या है? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन क्या है? तो शब्दों, वाक्यों और भाषा को समझने तथा उनका सही अर्थ निकालने की क्षमता। शाब्दिक योग्यता का मतलब क्या होता है? शब्दों को, वाक्यों को और भाषा को समझने तथा उनका सही अर्थ निकालने की क्षमता। यह योग्यता भाषा विषय पढ़ने, समझने, व्याख्या करने तथा शिक्षक कार्य में बहुत महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण, गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। सीधी सी बात है। शाब्दिक योग्यता का मतलब यह होता है कि शब्दों को, वाक्यों को और भाषा को सही अर्थ सहित समझना। ठीक है। और उदाहरण के लिए, जैसे आप कोई जब गद्यांश पढ़ते हैं तो गद्यांश पढ़कर आप क्या करते हैं? शब्दों को, वाक्यों को और भाषा को समझते हैं और उनका सही अर्थ निकालते हैं और फिर उसके उत्तर देते हैं। तो ये क्या हो गई? शाब्दिक योग्यता। दूसरा है शब्द प्रवाह, जिसको हम बोलते हैं वर्ड फ्लुएंसी। कम समय में अधिक शब्द सोचने और उनका प्रयोग करने की क्षमता। ठीक है। तो शब्द प्रवाह क्या होता है कि कम समय में अधिक शब्द सोचने, मतलब बहुत कम समय में आप ज्यादा शब्द सोच लेंगे और उनका क्या करोगे? प्रयोग करोगे। ठीक है। यह योग्यता रचनात्मक लेखन, भाषण, कविता लेखन तथा कहानी निर्माण में सहायक होती है। जैसे कि आप कहानी बना रहे हैं, आपको बोल दिया टीचर ने कि चलिए आप कहानी निर्माण कीजिए, तो उसमें आप एक निश्चित समय रहेगा, तो उस निश्चित समय में आप अधिक से अधिक शब्द सोचेंगे और उनका प्रयोग करेंगे। कविता लिखने के लिए दे दिया या फिर भाषण लिखने के लिए दे दिया या कोई भी रचनात्मक कार्य दे दिया, तो उसमें क्या करेंगे? आप अपने शब्द लिखेंगे।
अपने शब्द लिखेंगे, अपने सोचे हुए शब्द लिखेंगे, और बहुत कम समय में आप अधिक से अधिक शब्द सोचेंगे और उनको प्रयोग करने की जो क्षमता रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे? शब्द प्रभा बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। संख्यात्मक योग्यता। संख्यात्मक योग्यता क्या होती है? संख्या से आप समझ ही गए होंगे, नंबर। तो संख्याओं के साथ कार्य करने तथा गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता। संख्यात्मक योग्यता का मतलब होता है संख्याओं के साथ कार्य करने तथा गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता। उदाहरण के तौर पर प्रतिशत, लाभ, हानि, औसत तथा गणना संबंधी प्रश्न हल करना। मतलब कि संख्यात्मक योग्यता, संख्याओं के साथ कार्य करना तथा गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता को हम संख्यात्मक योग्यता बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्थानिक योग्यता, जिसको हम बोलते हैं स्पेशियल एबिलिटी। अब होता क्या है इसमें? इसमें जो आदमी रहेगा वो वस्तुओं की आकृति, दिशा, दूरी, इन सब चीजों के संबंध में क्या रहेगा? तेज रहेगा। ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर व्यक्ति जो रहेगा ना, नक्शा पढ़ने में, ज्योमेट्री की आकृति पहचानने में तेज रहेगा, होशियार रहेगा। तो जो जिनमें स्थानिक योग्यता पाई जाती है उनमें क्या होता है? वस्तुओं की आकृति को इमेजिन बहुत जल्दी कर लेते हैं, आकृति बनाने में होशियार रहते हैं, दिशा और दूरी में इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे कि पायलट वगैरह हो गए आपके, है ना। आगे बढ़ते हैं। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। स्मृति का मतलब क्या होता है? मेमोरी। तो सीखी हुई जानकारी को याद रखने और आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करने की क्षमता। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज सीखी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉर्मूले ले लो। गणित में आपने कोई सूत्र है या कोई ऐतिहासिक तिथि है, उनको याद रखा और जरूरत पड़ने पर आपने उसका यूज किया, तो उसको बोलते हैं स्मृति। सीखी हुई जानकारी को याद रखने और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करने की क्षमता को हम स्मृति बोलते हैं। तर्क शक्ति, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं या लॉजिक बोल सकते हैं। तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की तथा समस्याओं का तार्किक समाधान खोजने की क्षमता, जिसको हम बोलते हैं लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना। इसमें क्या करते हैं? तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं तथा समस्याओं का तार्किक समाधान खोजते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको गणित में कोई सीरीज दी है, ठीक है, या फिर आप कोई वर्गीकरण करना है या एनालॉजी फाइंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए 2, 4, 8, 16, नेक्स्ट कौन सा आएगा? तो यहां पर आपकी क्या होगी? तार्किक योग्यता लगेगी। आप एक निष्कर्ष निकालेंगे, समस्याओं को अपने दिमाग से खोजेंगे। दिमाग क्या लगाएंगे? आप सोचोगे यार ये देखो 2 के बाद 4 आ रहा है, 2 बड़ा, 2 बड़ा, फिर ये 4 बड़ा है यार, फिर ये 8 बड़ा, फिर 8 से मतलब कि दुगना बढ़ रहा है। तो यहां पर आपने क्या तार्किक लॉजिक लगाया, एक दिमाग लगाया। तो इसको क्या बोलते हैं? तार्किक शक्ति बोलते हैं, तार्किक योग्यता बोलते हैं। परपेचुअल स्पीड, जिसको हम बोलते हैं ग्रहण गति। परपेचुअल स्पीड, जिसको हम बोलते हैं ग्रहण गति। समानताओं और भिन्नताओं को शीघ्रता से पहचानना। ग्रहण गति में क्या होता है? सामान्यताओं और भिन्नताओं को शीघ्रता से पहचानने की क्षमता। उदाहरण, दो लगभग समान चित्रों में अंतर ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में हो, क्लास में टीचर ने 2 चित्र दिए आपको, ठीक है, 2 भिन्न भिन्न चित्र दिए, उसमें लगभग हर चीज समान है, बट कुछ ऐसी स्पेशल चीज है जो अलग है। एक चित्र दूसरे चित्र से अलग है, बहुत मामूली, बहुत माइनर तरीके से वो चित्र है जो अलग है। आप मेरी बात समझ रहे होगे होपफुली, मैं समझाने में अगर कामयाब हो पा रहा हूँ। तो जैसे कि 2 चित्र दिए, उसमें लगभग हर चीज सेम है, लेकिन कुछ जो है ना थोड़ा सा वो चित्र डिफरेंट है। तो आप क्या कर रहे हैं? सामान्यता और उसकी जो भिन्नता है वो शीघ्रता से पहचान रहे हैं अन्य बच्चों की तुलना में। तो ये क्या है? ग्रहण गति है, ये परपेचुअल स्पीड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, ठीक है, इसको बोलते हैं हम त्रिआयामी सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? त्रिआयामी सिद्धांत या 3D प्रिंसिपल भी बोलते हैं, त्रिआयामी सिद्धांत भी बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद का सिद्धांत। संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद का सिद्धांत किसको बोलते हैं हम? गिलफोर्ड के सिद्धांत को बोलते हैं। 3D प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? गिलफोर्ड के सिद्धांत को। त्रिआयामी सिद्धांत किसको बोलते हैं? गिलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत को। तो इन्होंने 3 टर्म यूज किए हैं। एक है संक्रिया, जिसका मतलब होता है ऑपरेशन, एक है विषय वस्तु, जिसको इंग्लिश में कंटेंट बोलते हैं, एक है उत्पाद, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो आइए हम समझते हैं
कि तीनों के विभिन्न संयोजन के अनेक प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं उत्पन्न हो रही हैं। तो संक्रिय शब्द है क्या आखिर में? संक्रियाओं का अर्थ है मस्तिष्क किसी किसी सूचना पर किस प्रकार कार्य करता है, अर्थात सोचने की प्रक्रिया कैसी है। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि संक्रिया का मतलब ऑपरेशन होता है कि मस्तिष्क को, मान लीजिए मस्तिष्क है, मस्तिष्क को बाहर से कोई सूचना प्राप्त हुई, ठीक है। अब वो सूचना प्राप्त हुई तो वो सूचना किस प्रकार कार्य करेगी, यहां पर दिमाग में अपने सूचना किस प्रकार कार्य करेगी, अर्थात सोचने की प्रक्रिया कैसी रहेगी हमारी, वो हमारी कहती है संक्रियाएं। सोचने की प्रक्रिया कैसे रहेगी, बाहर से सूचना मिले, मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की जो सूचना मिले और उसको सोचने की प्रक्रिया हमारी कैसी रहेगी दिमाग में, उसको हम बोलते हैं संक्रिया। अब संक्रिया के अंदर क्या क्या है हमारा, गिलफ्रूट के अनुसार प्रमुख संक्रियाएं कौन सी हैं? संज्ञान, स्मृति, विसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन। ठीक है। और संज्ञान का मतलब होता है जानकारी को पहचानना और समझना। जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपको कोई भी कार्य करने दिया है, तो पहले मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो पहले आप जानकारी को पहचानेंगे और समझेंगे। ठीक है। कोई भी आपको गणित का मान लीजिए एक सम दिया है, तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब कि पहचानेंगे कि यार ये किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या ये रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है, पहचान लिया। और फिर पहचान लिया, फिर आप क्वेश्चन को समझ गए कि हाँ ये इस तरीके से हल होना है। फिर स्मृति क्या करती है, जानकारी को संग्रहित करना या याद रखना। ठीक है। मतलब कि जैसे कि आपको जो क्वेश्चन मिला था, रेशियो का मिला था, तो आपने वो जानकारी संग्रहित करी है, वो याद कर रखी है कि हाँ ये रेशियो का क्वेश्चन है। विसारी चिंतन का मतलब होता है कि सृजनात्मक चिंतन के रूप में इसको यूज किया है, मतलब एक समस्या के अनेक समाधान ढूंढना। अब फॉर एग्जांपल कोई सम दिया है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें आपको टीचर ने रेशियो बताया हो, ठीक है, लेकिन आपने टॉपिक सब पढ़े हैं, परसेंटेज भी पढ़े हैं और क्या बोलते हैं रेशियो भी पढ़े हैं, और है ना परसेंटेज पढ़े हैं, पार्टनरशिप पढ़ी है, तो आप क्या करेंगे, आपके टीचर ने आपको रेशियो मेथड से पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन विसारी चिंतन क्या होगा, आप इसको 2-3 मेथड से भी करने का सोचेंगे, है ना, एक प्रकार की थिंकिंग नहीं रखेंगे। अगर आप एक प्रकार की थिंकिंग रखेंगे, जो आपको टीचर ने सिखाया उसी मेथड को फॉलो करेंगे और अलग से कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी चिंतन। ठीक है। मूल्यांकन मतलब कि निर्णय लेना कि उत्तर सही है या गलत। इसको मैं थोड़े अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूं मूल्यांकन को। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक मॉडल बनाया, ठीक है, जब आपने कोई मॉडल बनाया तो मॉडल की वर्किंग आप चेक करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन से क्या होगा कि आपको उसकी खामियां पता चलेंगी, उसकी अच्छाई पता चलेगी कि मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वर्किंग मॉडल बनाया है, ठीक है, एक आपने ड्रोन बनाया है, तो ड्रोन कितना चल रहा है आपने देख लिया, उसमें क्या कमी आ रही है, तो जो कमी आ रही है आप उसको सुधार कर और अच्छा करेंगे, तो निर्णय लेने की आपकी क्षमता बढ़ती है, सही या गलत की। ठीक है, उसमें क्या सही है क्या गलत है, और फिर उसको एक्चुअल में मूल्यांकन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। उदाहरण, विद्यार्थी किसी प्रश्न को पढ़ता है, क्या है, संज्ञान है, याद की गई जानकारी का उपयोग करता है, स्मृति है, उत्तर सोचता है, अभिसारी चिंतन है, विसारी चिंतन फिर उसकी जांच करता है, ये क्या है, मूल्यांकन। अब उत्तर सोचता है मतलब कि या तो एक प्रकार से उत्तर सोचे या अनेक प्रकार से उत्तर सोचे। अगर अनेक प्रकार से उत्तर सोच रहा है तो विसारी चिंतन है, या अपसारी चिंतन भी बोलते हैं उसको। और एक ही टाइप से उत्तर सोच रहा है तो वो क्या है, अभिसारी चिंतन है। ठीक है। तो संक्रिया में कितने 5 कारक बताए, कितने बताए थे, 5 कारक बताए थे। विषय वस्तु का अर्थ क्या है, मस्तिष्क किस प्रकार की जानकारी पर कार्य कर रहा है, कंटेंट क्या है आपका, है ना। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें चित्रात्मक, सांकेतिक, अर्थगत, व्यवहारिक, ठीक है, ये चीजें इन्होंने रखी हुई हैं। तो चित्रात्मक में क्या होता है, चित्रों, आकृतियों, रंगों और दृश्य सूचनाओं से संबंधित जानकारी होती है। सांकेतिक मतलब कि संख्याएं, अक्षर या संकेत या चिन्ह,
इन सब का उपयोग। ठीक है, सांकेतिक में क्या होता है? संख्याएं, अक्षर, संकेत और चिन्ह। अर्थगत, भाषा, शब्द और उनके अर्थ की जानकारी को समझना। व्यवहारात्मकता मतलब कि व्यक्ति के व्यवहार, भावनाओं और सामाजिक संकेतों की संबंधित जानकारी। उदाहरण, गणित का प्रश्न हल करते समय सांकेतिक विषय वस्तु, जबकि कहानी पढ़ते समय अर्थगत विषय वस्तु का उपयोग होता है। इससे आपका क्लियर हो गया होगा कि सांकेतिक कहां पर यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है ना? तो सांकेतिक कहां पर यूज कर रहे हैं हम, है ना? ये आपका क्लियर हो गया। चित्रात्मक कहां कर रहे हैं? जहां पर आकृति, रंग या दृश्य संबंधित सूचनाएं हो रही हैं। ठीक है, तो अब एक इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें इनने 5 बताए। इसमें क्या हो गया? दृश्यात्मक, सांकेतिक, अर्थगत, व्यवहारिक। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या किया कि जो सांकेतिक था, ठीक है, इसकी जगह इनने 2 और जोड़ दिए, दृश्यात्मक व श्रव्यात्मक, 2 चीजें जोड़ दी। ठीक है, तो ये कितने हो गए? इसको हटाकर, एक चीज को हटाकर इन्होंने जोड़ दिया, तो अब कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने हो गए? 5 फैक्टर हो गए संशोधन कर कर। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने इसमें एक और संशोधन किया, इसमें स्मृति अभिलेख जोड़ दिया। स्मृति अभिलेख मतलब कि जो जानकारी आपको याद है उसका लेखा जोखा, स्मृति अभिलेख। तो फिर ऐसे करके इसमें कितने? 1 फैक्टर और बढ़ गया, 1 फैक्टर और बढ़ गया। फिर पहले इसमें 5 थे, फिर कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, इसमें सांकेतिक को हटाकर इन्होंने 2 जोड़ दिए, दृश्य और शब्द जोड़ दिए, तो इसमें कितने फैक्टर हो गए? 6 फैक्टर हो गए। कितने हो गए? 6। विषय वस्तु में कितने फैक्टर हो गए? 6 फैक्टर हो गए। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर पहले आपको संक्रिया है जो संक्रिया में 5 फैक्टर दिख रहे थे, फिर इन्होंने संशोधन किया। ठीक है, इन्होंने संशोधन किया। तो पहला जो इन्होंने संशोधन किया वो इन्होंने किया विषय वस्तु में किया सबसे पहले। तो विषय वस्तु में इनने पहले पहले यहां पर 4 दिख रहे थे, अब 4 की जगह 5 हो गए, 5 फैक्टर कर दिए उन्होंने। जो चित्रात्मक को हटाकर इन्होंने यहां पर दृश्य और श्रव्य जोड़ दिए, दृश्य और श्रव्य जोड़ दिए। ठीक है, क्या जोड़ दिया इन्होंने? आकृति को हटाकर इन्होंने दृश्य और श्रव्य जोड़ दिए। ठीक है, आकृति को हटाकर इन्होंने क्या कर दिया? दृश्य और श्रव्य जोड़ दिए। तो टोटल इसमें 5 फैक्टर हो गए। ठीक है, विषय वस्तु में कितने फैक्टर हो गए? 5 फैक्टर हो गए। संक्रिया में इन्होंने स्मृति अभिलेख जोड़ दिया, पहले 5 थे, फिर कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं उत्पाद पर। ठीक है, तो उत्पाद सोचने की प्रक्रिया के बाद परिणाम, जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, जो परिणाम मिलता है, उसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो उत्पाद कैसे मिलकर बनता है अपना? सबसे पहले इकाई हुई, इकाई से मिलकर क्या बना? बहुत सारी इकाई से मिलकर क्या बना? वर्ग। वर्ग से मिलकर क्या हुआ? संबंध हुआ, रिलेशन हुआ। वर्ग से मिलकर क्या बना? संबंध। संबंध से क्या बना? सिस्टम बना, एक प्रणाली बनी। ठीक है, फिर क्या हुआ? प्रणाली से परिवर्तन हुआ। ठीक है, परिवर्तन हुआ, फिर क्या हुआ? निहितार्थ। फिर उसका क्या हुआ? उसका एप्लीकेशन हुआ, भविष्य में होने वाले परिणामों का अनुमान लगाना। तो सबसे पहले क्या हुआ? उत्पाद में इकाई हुई। इकाई मतलब कि जानकारी का सबसे छोटा भाग। फिर इकाइयों को इकट्ठा कर कर, ठीक है, समान वस्तुओं का समूह क्या कहलाया? वर्ग कहलाया। फिर 2 या अधिक वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित किया। फिर प्रणाली बनाई, परस्पर जुड़े हुए संबंध का समूह। फिर परिवर्तन, जानकारी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, जानकारी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। फिर उसका इंप्लीकेशन, निहितार्थ हुआ। इसका क्या हुआ? इंप्लीकेशन। उदाहरण से समझते हैं। पेड़ क्या है? एक इकाई है। पेड़ पौधे और घास, पेड़ पौधे और घास मिलकर क्या बना रहे हैं? वर्ग बना रहे हैं। पेड़ और ऑक्सीजन का संबंध एक रिलेशन हो गया। पूरा पर्यावरण हमारा सिस्टम हो गया। बीज से पेड़ बनना क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बीज से पेड़ बनना क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक बदलाव हो गया। पेड़ काटने से पर्यावरण प्रभावित होगा, यह इसका क्या होगा? इम्प्लीकेशन होगा। भविष्य में होने वाले परिणामों का अनुमान अपन ने लगा लिया। ये एक उदाहरण की तरह एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं इकाई के बारे में कि पेड़ एक इकाई है, पेड़ पौधे और घास मिलकर वर्ग बना रहे हैं। पेड़ और ऑक्सीजन का संबंध,
पेड़ और ऑक्सीजन का क्या है, एक संबंध, एक रिलेशन है। पूरा पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या है, एक पूरा सिस्टम है। बीज से पेड़ बन रहा है, ये क्या है, परिवर्तन है। पेड़ काटने से पर्यावरण प्रभावित होगा, ये किसका, ये क्या है, इम्प्लीकेशन, ये क्या है, निहितार्थ है। ये क्या है, निहितार्थ, मतलब कि भविष्य में होने वाले परिणामों का अनुमान लगाना कि भविष्य में पेड़ काटने से क्या होगा, पर्यावरण प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि इसको थ्री डी मॉडल या थ्री डी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसमें एक जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, तो जो आपका बुद्धि संरचना का सिद्धांत है जो गिलफोर्ड ने दिया, पहले इसमें कितने कारक थे, पहले विषय वस्तु में 4 कारक थे और संक्रिया में 5 कारक थे, पहले संशोधन के पहले की बात कर रहे हैं, और उत्पाद में 6 कारक थे। ठीक है, तो मतलब कि टोटल 120 कारक थे। ठीक है, टोटल 120 कारक थे, क्योंकि बुद्धि संरचना का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कारकों के आपस के गुणनफल का परिणाम है। तो पहले बुद्धि के 120 कारक थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, संशोधन हुआ। सबसे पहले संशोधन कायम हुआ विषय वस्तु में। ठीक है, आकृति की जगह उन्होंने क्या किया, दृश्य श्रव्य ऐड कर दिया। आकृति को हटाकर दृश्य श्रव्य ऐड कर दिया, आकृति को हटाकर उन्होंने दृश्य श्रव्य ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया तो हुआ क्या कि यहां पर 5 हो गए, 5 कारक हो गए। तो 5 गुणित 5 गुणित 6, 5 गुणित 5 गुणित 6, तो फिर कितने हो गए, 150 कारक हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरा संशोधन हुआ। दूसरे संशोधन में क्या हुआ कि संक्रिया में उन्होंने एक और चीज ऐड कर दी, स्मृति अभिलेख। तो अब कितने टोटल कारक हो गए, 6 हो गए। संक्रिया में टोटल कारक कितने हो गए, 6। ठीक है, तो अब टोटल कारक कितने हो गए दूसरे संशोधन के बाद, 5 गुणित 6 गुणित 6 बराबर 180। ठीक है, तो ये वर्तमान में कारक कितने हैं, 180। सबसे पहले कारक कितने थे, 120 थे। उसके बाद कितने कारक थे, प्रथम संशोधन के बाद कारक 150, और द्वितीय संशोधन के बाद टोटल कारक कितने थे, 180। तो गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अभी जो हमारे जितने भी सिद्धांत नेक्स्ट बचे हुए हैं बुद्धि के, वो सिद्धांत हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद और हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बुद्धि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ढेर सारी कमेंट कीजिए गाइस। थैंक यू वेरी मच।